देखिए, हमारा जो सवाल था वो ये था कि बॉर्न हैबर साइकिल में वैल्यू जो है वो कैलकुलेशन में लेटिस एनर्जी की ज्यादा आ रही थी, जबकि आयोनिक मॉडल से वैल्यू कम आती है। उसका मैं आपको रीजन ये बता रहा हूं कि आयोनिक मॉडल ये अज्यूम करता है कि एवरी आयोनिक कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर सम डिस्टॉर्शन ऑफ आयन अकर्स, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, और जितनी एनर्जी हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। जबकि बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो परफेक्टली आयोनिक कंपाउंड समझ के कैलकुलेशन करता है, और परफेक्ट आयोनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें पोलराइजेशन नहीं होती। जबकि रियल प्रैक्टिस में देखें पोलराइजेशन होती है, हाँ कम होती है ज्यादा होती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड है, but polarizing ability, every ionic compound has some covalent character, and due to distortion of negative ion, due to polarizing effect present in an ionic compound, some energy may loss due to that polarization, जिसकी वजह से जो लेटिस एनर्जी है वो लेटिस एनर्जी उतनी ऑब्टेन नहीं होती जितनी हम बॉर्न हैबर साइकिल से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये एक समझ लें चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ये आपको अगर नहीं पता ये वाली बात कि एवरी आयोनिक कंपाउंड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। बट नाउ every ionic compound has some covalent character, and due to the covalent character polarization occurs, and due to polarization some of the energy may lost। तो जो हम एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एनर्जी नहीं मिलती, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली दिस इज द रीजन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास में कर दूंगा। आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन आपको करना है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज आस्क मी। अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज आस्क मी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो है, आप लोग जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो आप में से कुछ लोग एक बात का मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो ये फौरन अपलोड कर दें और हमें जो है वो इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। बेटा, जब आप क्लास ले रहे हो तो क्लास लेने के दौरान जो आपका कंफ्यूजन है यू हैव टू डिस्कस एट द सेम टाइम। आपके पास क्या दूरी है, आपने जस्ट अपना माइक अनम्यूट करना है और अपना क्वेश्चन रेस करना है। आपके लिए वीडियो जो ये अपलोड की जाती है ये इस वजह से की जाती है कि हमारे यहाँ लाइट के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, तो जो स्टूडेंट किसी भी वजह से नहीं कर पाते वो जो है वो उसको सुन लें। लेकिन वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम अपनी जगह रहेगा जब तक कि आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ट्राई टू डिस्कस योरसेल्फ, मतलब इसमें टाइम ना लगाएं। फौरन जब आपने इससे मैंने एक बात की, और जिस तरह आप क्लास में करते हैं कि आपसे एक बात की जाती है और आप जो है अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप फौरन जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिमिलरली इस क्लास को भी उसी तरह से इंटरेक्टिव बनाएं। आप फौरन रिस्पॉन्ड दें, फौरन रिस्पॉन्ड करें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा रादर कि आप इस बात का इंतजार करें। जो नेक्स्ट अब हम काम करने जा रहे हैं, ये बेसिकली जो मैं आपको टॉपिक अभी करवाऊंगा ये दरमियान में मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है, रिलेटेड टू ए जो आपने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक किया था उसमें कनेक्शन आएगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसी के साथ करा देता हूं। ऑल्दो कि हम ग्रुप 2 को दरमियान में कर रहे हैं, अभी एनर्जेटिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रुप 2 का एक टॉपिक है जो इस पार्ट से कनेक्टेड है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, तो इसलिए ये अभी हमें डिस्कस करना जरूरी है, वरना आप ये वाली बात भूल जाएंगे। ग्रुप 2 में दो चीजें हैं जो A2 सिलेबस का पार्ट है। पहला जो है वो है रिलेटेड टू
thermal decomposition of carbonates or nitrates of group 2। ये 3 मार्क का क्वेश्चन पेपर 4 के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट और नाइट्रेट। कार्बोनेट आएगा या नाइट्रेट आएगा? तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट और नाइट्रेट ऑफ ग्रुप 2। पहले तो मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं। कार्बोनेट ग्रुप 2 के जब भी डिकम्पोज होते हैं, ये इक्वेशन आपने एएस में पढ़ी थी कि कार्बोनेट्स आर डिकम्पोज टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर M की जगह आप कोई भी मेटल जो है कोई भी मेटल इस ग्रुप का ले सकते हैं, और इसमें आप ले सकते हैं मैग्नीशियम, might you take कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबके साथ इक्वेशन विल रिमेन सेम। जब भी आप कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप 2 के नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं, यहां पर M का मतलब मेटल ऑफ ग्रुप 2 है, और आप अगर मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल नाइट्रेट हीट होने के बाद ये डिकम्पोज होता है, और ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस। ये 2 इक्वेशंस हैं। ये दोनों इक्वेशंस मैंने आपको एएस के सिलेबस से ही बताई हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशंस A2 में भी पूछी जाती हैं। और खास तौर पर यहाँ पर जो रिलेशन है कि 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, while 1 mole of metal nitrate are producing 2.5 mole gases, जिसमें से 2 मोल NO2 गैस है जो ब्राउन गैस होती है, जबकि हाफ मोल ऑफ O2 गैस है। तो जो टोटल गैस प्रोड्यूस हो रही है बाय 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्रेट ऑफ ग्रुप 2 वो 2.5 मोल है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 क्वेश्चन इन पेपर 5 जो इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये तो मैंने सिर्फ अभी इक्वेशन लिखी है। अब हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि व्हाट इज द, मैंने जैसे कहा कि सवाल ये आता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ट्रेंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि आप बताएंगे कि क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है। एक्सप्लेन का मतलब यह है कि उसके बिहाइंड जो थ्योरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन में पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है, ये बात आप एएस में पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप थर्मल डिकम्पोजिशन जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट और नाइट्रेट, thermal decomposition become difficult. Thermal decomposition become difficult. Thermal decomposition जो है वो difficult हो जाती है as we go down the group. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे वाला कार्बोनेट है, जैसे बेरियम कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट को जो है वो थर्मली डिकम्पोज करना वेरी डिफिकल्ट है। थर्मली डिकम्पोज करना वेरी डिफिकल्ट है,
इसका मतलब ये है कि इट नीड्स मोर टेम्परेचर, it needs more temperature or it needs more energy. It needs more temperature or it needs more energy. तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो डाउन द ग्रुप डिफिकल्ट होती जाती है। और इसका अब रीजन पर आते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। इसकी एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट ये है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, size of cation, size of cation increases. कैटाइन का मतलब ग्रुप 2 का आयन, तो कैटाइन का साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीज करती है। पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस। अगर आप में से जिस स्टूडेंट को पोलराइजिंग इफेक्ट का नहीं पता, पोलराइजेशन का नहीं पता, उसको मैं बता रहा हूं कि पोलराइजेशन क्या होती है। पोलराइजेशन होती है एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन। क्या होती है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ cation यानी पॉजिटिव आयन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन यानी एनाइन। ये जो कैटाइन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन को डिस्टॉर्ट करता है, अपनी तरफ पुल करता है। इस इफेक्ट को पोलराइजेशन कहा जाता है, एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पोलराइजिंग एबिलिटी। जैसे आप देखिए कि अगर ये एक पॉजिटिव आयन है और ये एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये नेगेटिव आयन की शक्ल को बिगाड़ देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो एनाइन है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और ये कुछ शक्ल ऐसे बन जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इस एबिलिटी को पोलराइजेशन कहा जाता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जी मोहम्मद अम्मार रजा। सर ये हमने कैसे मान लिया कैसे पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, क्या पता नेगेटिव अट्रैक्ट करता हो, पॉजिटिव डिस्टॉर्ट होता हो। पॉजिटिव आयन के पास वैसे देखें बेटा इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पॉजिटिव आयन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नेगेटिव आयन का डिस्टॉर्ट इसलिए होता है कि नेगेटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होते हैं, यानी कि उसके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर डिस्टेबलाइज करने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो जब ये जो इनके आयोनिक मॉडल के आयोनिक लैटिस के स्ट्रक्चर्स, अब तो हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, एक टेक्निक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिससे हमने मुख्तलिफ क्रिस्टल्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ये डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है। और देखा ये गया है कि जो नेगेटिव आयन्स हैं वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन।
तो अब तो खैर ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, लेकिन लॉजिकली भी ये बात समझ में आती है कि पोलराइजेशन उस वक्त होगी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। आप खुद लॉजिकली सोचिए कि अगर जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसकी कैपेसिटी से या उसके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से, तो वो अल्टीमेटली जो है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट हो सकता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी चल रही है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। राइट। अब मैं क्यों कह रहा हूं, प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं। मैंने कहा कि साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है, ये बात सबको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है। जब साइज ऑफ कैटाइन बढ़ेगा तो कैटाइन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, अट्रैक्शन कम होगी, पुल करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस। पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और जब पोलराइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होगी तो कार्बोनेट और नाइट्रेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट इज लेस डिस्टॉर्टेड, कम डिस्टॉर्ट होंगे, और जब वो कम डिस्टॉर्ट होंगे तो कम उनके अंदर डिस्टेबलाइजेशन आएगी। इसी वजह से मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज। देखिए, अगर एक आयन ऑलरेडी जो है वो डिस्टॉर्टेड चल रहा है, उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है, तो उसको ब्रेक करना आसान होगा एज कंपेयर टू दैट वन जिसमें डिस्टॉर्शन जो है वो कम है। तो जहां डिस्टॉर्शन कम है वो पार्टिकल ज्यादा स्टेबल होता है और उसको ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होता है, एंड वी नीड मोर एनर्जी टू डीकम्पोज। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये इसका ट्रेंड है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो अगर सवाल आता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ट्रेंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट और नाइट्रेट, इन दोनों में से जो भी आ जाए उसकी एक्सप्लेनेशन में यही पॉइंट्स आपको लिखना। एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ कैटाइन बढ़ता है, कैटाइन की पोलराइजिंग एबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से जो एनाइन है, जो नेगेटिव आयन है, विच इज कार्बोनेट और नाइट्रेट, तो वो लेस डिस्टॉर्ट होते हैं। जब वो लेस डिस्टॉर्ट होते हैं तो वो मोर स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि जब कोई डिस्टॉर्ट करने वाला नहीं होगा तो उनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और जब कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो यकीनन उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू डीकम्पोज। ये है एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपको क्वेश्चन करना है और कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से देखिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट इज अगेन हम डिस्कस करेंगे अबाउट, उसी तरह से solubility of group 2 sulfate. Again the question will remain same. सवाल ये होगा कि describe and explain general trend of solubility of group 2 sulfate. अच्छा, ये वाला पार्ट भी आपने एएस में पढ़ा है, लेकिन एएस में आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 का क्या ट्रेंड होता है,
लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन A2 सिलेबस का पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, वो जो एएस में आपने बात पढ़ी थी, और एएस में आपने ये पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 2 के सल्फेट की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और इस वजह से आपने ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉलेबल, और इवन आप एएस में ये कहते थे कि बेरियम सल्फेट रिमेन इनसॉलेबल। तो फिलहाल तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब A2 में हम ये बात करते हैं कि ईच एंड एवरी कंपाउंड इज सॉलेबल इन वाटर। हाँ, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है, बहुत ही कम हो सकती है, बट अब हम ये बिलीव करते हैं A2 में, यानी बेसिक आइडिया यही है कि every compound is soluble in water, but it depends definitely. Some compounds soluble highly, some compounds are very less soluble, लेकिन बहरहाल कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व होते हैं, कंपाउंड जो है वो soluble होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा बहरहाल, अब मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर soluble, और डेफिनेटली एज वी गो डाउन द ग्रुप जब सॉलेबिलिटी कम होगी तो ये जो होगा वो लेस सॉलेबल हो। तो पहला 1 मार्क तो इस बात का होता है कि आप ये बता दें, ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन सॉलेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट। तो आपने सॉलेबिलिटी का तो बता दिया कि ग्रुप 2 सल्फेट की सॉलेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती। अब हमें इस बात को डिस्कस करना है कि सॉलिबिलिटी क्यों डिक्रीज हो। ये पार्ट कनेक्टेड है हमारे प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट से। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि जिसका डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक होगा, तो वो कंपाउंड मोर सॉलेबल होगा, और जब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन लेस नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा तो कंपाउंड लेस सॉलेबल इन वाटर। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें वहीं से लेनी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को इस कॉन्सेप्ट के साथ ज्वाइन करता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है तो नेगेटिव डेल्टा आई थिंक अब आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, मेरा ख्याल है कोई जूम के साथ भी इश्यू चल रहा है, और जूम भी जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था, होपफुली अब स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी। एनीवन कैन आंसर?
अच्छा जी, अब मैंने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर नेगेटिव होगा तो ये मोर सॉल्युबल होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये लेस सॉल्युबल होगा। तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता जाता है या वो लेस नेगेटिव होता जाता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा होगा कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव से पॉजिटिव या वो लेस नेगेटिव होता जा रहा होगा या वो मोर एंडोथर्मिक होता जा रहा होगा। अब सवाल ये है कि आप पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहली बात यह है कि डाउन द ग्रुप जो है, अगर आपको याद हो मैंने कल की क्लास में ये डायग्राम बनवाई थी आपसे कि ये था कि लैटिस एनर्जी नेगेटिव, कि लैटिस पहले ब्रेक होता है और फिर वो आयंस हाइड्रेटेड होते हैं, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन था, और फिर यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस था वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन था। ये डायग्राम हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब आप ये देखिए कि आपको ये भी मैंने बताया था कि ये लैटिस एनर्जी यहाँ ब्रेक होती है तो डिसोसिएशन ऑफ लैटिस एनर्जी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ कैटाइन बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम होती है, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाला हिस्सा भी छोटा होता है और हाइड्रेशन वाला कंपोनेंट भी छोटा होता है। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि डाउन द ग्रुप जो है, डाउन द ग्रुप मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन दोनों डिक्रीज करते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन भी छोटा होता है और ये वाला पोर्शन भी छोटा होता है। हाइड्रेशन भी कम होती है और लैटिस एनर्जी भी कम होती है। वजह ये है, यहां मैं लिख रहा हूं कि ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक रेडियस, ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक रेडियस क्या होता है, एट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन की पावर कम हो जाती है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है प्रैक्टिकली कि डिक्रीज in enthalpy change of hydration is greater than decrease in lattice energy। यानी लैटिस एनर्जी वाला कंपोनेंट के मुकाबले में हाइड्रेशन वाला कंपोनेंट ज्यादा तेजी से कम होता है, हाइड्रेशन वाला कंपोनेंट ज्यादा तेजी से कम होता है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हाइड्रेशन वाला कंपोनेंट ज्यादा तेजी से कम होता है तो ये डायग्राम डाउन द ग्रुप जाके चेंज ऐसे हो जाती है, यानी कि प्रोसेस बजाय एक्सोथर्मिक के प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता। एक मुश्किल टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली आज ही लाइट भी गई है, कंटिन्यूटी का भी थोड़ा सा इशू आया है। यहाँ पर आपको मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह यह है कि इसकी आपको एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस का जो डोमेन है उसमें रहते हुए मुझे देनी है। आपको पेपर में क्या लिखना है ये वो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल डेटा है,
और यही हमारा सिलेबस है। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो सिलेबस के डोमेन में रहते हुए करूंगा। डेफिनेटली आप थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस एक्सप्लेनेशन से, लेकिन बहरहाल आपको पेपर में यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं 4 मार्क में, वो पॉइंट आपको लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि जब डिक्रीज इन हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, तो डायग्राम चेंज होके ऐसे हो जाएगी। यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो पहले एक्सोथर्मिक था, पहले नेगेटिव था, अब ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो अब आप इसका तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे यहां पर, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और अब ये पॉइंट नंबर 3 है कि therefore standard enthalpy change of solution will change from exothermic to एंडोथर्मिक। ये इसका तीसरा पॉइंट है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें पहला मार्क आपको इस बात का मिलेगा कि आप ये बताएंगे कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होती है। फिर दूसरा मार्क में आप ये बताएंगे कि डाउन द ग्रुप मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी बोथ आर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक रेडियस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट यानी तीसरा नंबर ये है कि डिक्रीज ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, यानी हाइड्रेशन वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा तेजी से कम होता है, जिसकी वजह से डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम एक्सोथर्मिक टू एंडोथर्मिक, यानी कि एंडोथर्मिक होने का मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो ये है बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है इसी डोमेन में रहते हुए, तो मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा, आप बुक पढ़ लेंगे, जब आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो जो चीज मैंने आपको बताई है वही आपको मिलेगी। इससे ज्यादा की एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस का डोमेन नहीं है, क्योंकि ये बाकी जिस बात से एक्सप्लेन होता है वो आपके सिलेबस का लेवल नहीं है। इसलिए आपके सिलेबस के डोमेन में रहते हुए जो एक्सप्लेनेशन हमें देनी है वो आपके सामने लिखी हुई है। इस एक्सप्लेनेशन में अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी बात जो आपको क्लियर नहीं हुई है, वो आप मुझे बता दें। अच्छा जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। ये चूंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर आप एज में पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड का जो ट्रेंड है वो सल्फेट से बिल्कुल उल्टा होता है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस सॉल्युबल है, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मोर सॉल्युबल है। ये बात आपने अपने एज लेवल पे पढ़ी हुई। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी में बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होता है। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जबकि हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब आप इसकी जब एक्सप्लेनेशन पर आएंगे तो एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट जो है वो यही है कि डाउन द ग्रुप मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक रेडियस, अट्रैक्शन डिक्रीज। ये तो वही,
लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि हाइड्रोक्साइड के केस में डिक्रीज ऑफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। यहां एक्सप्लेनेशन उल्टी है। वहां पर क्या हो रहा था कि हाइड्रेशन ज्यादा तेजी से कम हो रही थी, जबकि हाइड्रोक्साइड के केस में लैटिस एनर्जी का डिक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। यानी लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज ऑफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। Therefore, enthalpy change of solution will turn, अब ये उल्टी एक्सप्लेनेशन होगी, will change from endothermic to exothermic, endothermic to exothermic। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब यकीनन बहुत से स्टूडेंट के जहन में ये कंफ्यूजन होगा कि वहां ऐसा क्यों होता है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा बेटा ये हमारे सिलेबस के डोमेन नहीं है, लिहाजा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मेमोराइज करनी होती हैं। ये आप समझ लीजिए कि उसी से रिलेटेड है कि ये बात आपको मेमोराइज करनी है कि इसके अंदर जो है वो जो चेंज आ रहा है वो उसके बिल्कुल अपोजिट। तो जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं उनमें डिफरेंस है कि आप एक्सप्लेन डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ये ग्रुप 2 से रिलेटेड जो चीजें इससे कनेक्टेड थी ये मैंने आपको बता दी हैं। यही हमारा ग्रुप 2 का सिलेबस है जो A2 का सिलेबस है। इसमें कोई और चीज हमें डिस्कस नहीं करनी। तो ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपको अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सर जी। ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है, इसका आप दोबारा से बता दें, इसका लिंक क्या बनता है? देखें एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो है वो होता है जब कोई भी गैसियस आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल होता है, और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है ये पूरे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व्स इन वाटर, जबकि एंथैल्पी में हम सिर्फ ये बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली कुछ नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर पर, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। जी सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? ठीक है बेटा, इसको जरूर बुक से पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ना है इस टॉपिक को बुक से, क्योंकि आपको वो थोड़े ज्यादा और इसकी एक्सप्लेनेशन इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको और वर्ड्स मिल जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी जो आई मीन जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी ज्यादा और स्ट्रांग हो जाएगी आंसर देने के लिए। बट बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो यही है। तो अब अगली क्लास के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कोई बात होगी तो हम करेंगे, वरना हम वही एनर्जेटिक्स को जहां हमने ड्रॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल? राइट जी, तो फिर अब इंशाल्लाह हाँ हम बात करेंगे अगली क्लास में।